गुड आफ्टरनून एवरीवन। और हम लोग पिछले क्लास में, आप सभी को ध्यान होगा तो समाजवाद पे हम लोगों ने बात, वामपंथ, मार्क्सवाद, ठीक है, इसकी एक समझ बनाई है हम लोगों ने। ध्यान है ना सभी को? मार्क्सवाद या समाजवाद या वामपंथ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण था कि इस तरह की विचारधारा के उदय के लिए क्या होता है कि परिस्थितियां होनी चाहिए। और यूरोप या दुनिया के किसी भी देश में आया जहां जहां औद्योगिकरण हुआ है, तो भारत में भी वो परिस्थितियां मौजूद थी। कौन कौन से आधारभूत कारण माने जाते हैं? एक, आधुनिक परिवहन, आधुनिक उद्योग, भूमिहीन मजदूर, इन सब की दयनीय दशा। ठीक। फैन थोड़ी देर में बंद करना पड़ जाएगा, इसको बंद कर दीजिए आप। नहीं, आप बाहर से आते तो थोड़ी गर्मी लगती है आपको, फिर बंद हो जाएगा वो। एसी जरूर एक दो चला दीजिएगा, ये भी चला दीजिए, जो दूर का एसी हो थोड़ा, एसी चला दीजिए, इसको फैन बंद कर दीजिए। ठीक। तो हमने क्या बताया था आपको? यूरोप में इस तरह की परिस्थितियां थी और वहां पे इस तरह की विचारधारा उभर कर सामने आई। भारत में और एड ऑन फैक्टर क्या हो गया लोगों की दशा बिगाड़ने में? प्रथम विश्व युद्ध। प्रेरणा कहाँ से मिली लोगों को? रूसी क्रांति से। गांधी जी में ठीक ठीक आस्था लोग रख रहे थे, लेकिन गांधी जी ने अचानक जब आंदोलन रोक दिया तो लोगों को लगा बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, और एक हिंसक मॉडल रूस में भारतीय बुद्धिजीवियों को लग रहा था कि वो ठीक मॉडल है। विचारधारा में क्या होता है कि बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने समस्या बताई है, उसका समाधान बताया है, तो पढ़े लिखे लोग तेजी से जुड़ते हैं उसमें। ये चार पांच हमने आधारभूत कारण बताए कि भारत में वामपंथ क्यों आया। ठीक। अब वामपंथ को हमने, वैसे तो चाहे तो हम तीन चार हिस्सों में बांट लें हम लोग भारत में वामपंथ को पढ़ने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में। वामपंथ जब हम पढ़ रहे हैं तो ये तीन चार हिस्सों में चला जाएगा आपका वामपंथ। एक तो हो गया कांग्रेस में वामपंथ, ठीक है, यानी समाजवाद, मार्क्सवाद, या सामाजिक आर्थिक न्याय की दिशा में जो कांग्रेस का झुकाव है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखना। समझ में आ रही बात सभी को ना? वामपंथ कैसे आया? तो कारण तो पहले वाला ही हो गया। फिर और क्या क्या माध्यम था? तो नेहरू और सुभाष, जिनके बारे में आधा आधा पेज में उनके समाजवादी विचार बहुत अच्छे से लिख के नोट्स में दिए गए, क्योंकि सिलेबस वैसे कह रहा है। ठीक। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा आपको जो मैं बता रहा हूं, इसी को इस्तेमाल करना है अधिकतम। ठीक। बट नोट्स में हाफ पेज में सुभाष, हाफ पेज में नेहरू, उनके समाजवादी विचार या कंट्रीब्यूशन या आलोचना वहां रख दी। ठीक है, वो उत्तर फॉर्मेट में ही हुई है। ठीक है, ताकि इसलिए हमने कहा कि नोट्स को भी मतलब पॉइंटेड यूज करना है, ना कि फ्लैट पढ़ना है। सेकेंड पार्ट का जो नोट्स है उसको सिलेबस को पकड़ के आपको दिया गया, इसमें ये टॉपिक है, ये टॉपिक, इसका मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन हो। लेकिन उस तरह से पढ़ के ना आपकी बात बनेगी नहीं। ठीक है, नहीं बनेगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा उस तरह से। ठीक है, जो तरीका मैं लेके चल रहा हूँ, चलना आपको इस तरीके से, हॉलिस्टिक पिक्चर आपको बनाना है पहले तो। अब कैसे आया कांग्रेस में, तो इस पॉइंट को तो मैंने एक्सप्लेन किया ही ठीक से था। कांग्रेस पे प्रभाव क्या पड़ा, तो इसको भी हमने बहुत वन बाय वन, लक्ष्य को लेकर क्या प्रभाव दिखा, संगठन को लेकर क्या प्रभाव दिखा, रणनीति या कार्यक्रम वगैरह पे क्या प्रभाव दिखा। जो रणनीति है, लक्ष्य है, संगठन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभाव। अब जैसे वामपंथ है, मान लो कांग्रेस में इस तरह का बदलाव आ रहा है, दिख रहा है। जैसे मार्क्सवादियों की भूमिका को आजादी की लड़ाई में आप कैसे देखते हैं? मार्क्सवादी नहीं भी पता हो तब भी ये बात ठीक बैठे। समाजवादियों की भूमिका को आप फैक्चुअली छोड़ दीजिए, आप कॉन्सेप्चुअली इसमें कुछ भी गलत, क्योंकि उन्हीं, ये भी तो वामपंथ ही पढ़ रहे हैं, और यही तो पढ़ रहे हैं कि समाजवाद, मार्क्सवाद के आने के बाद कांग्रेस का चरित्र कैसे बदला या किन किन मुद्दों पर दबाव दिया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी कोई सवाल आएगा तो आपको तुरंत
ये बात ध्यान में आनी चाहिए, 6-7 पॉइंट जो मैंने लिखा रखे हैं, ठीक है। और इसी में देखेंगे आप आज़ादी के बाद अलग अलग आंदोलन वाला भी पॉइंट बताया था, किस किस आंदोलन में भूमिका, क्योंकि कभी कभी बड़े सीधे सवाल होते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादियों की भूमिका को आप किस प्रकार बता दिया, किस किस आंदोलन में थे, और ये प्रभाव जो रणनीति वाली प्रभाव थे उसको बता दिया। समाजवाद अभी हम पढ़ लेंगे, बट इनफैक्ट समाजवाद पढ़ा भी दिया आपको यहाँ पे, ठीक। तो मेन काम तो यही था हमारा जो पढ़ना था हमें। और फिर आज़ादी के बाद विदेश नीति में, अर्थनीति में, है ना, ये सब जो प्रभाव है संविधान पे, उसको भी आप अवेयर रहना है आपको केवल, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतम से अधिकतम थॉट बेस ही पूछे जाते हैं। थॉट की क्लैरिटी हो तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है मेंस में, बात सच है। हर जगह आप रुक के देखेंगे, अच्छा इनकी भूमिका क्या या क्या बदलाव आया। समस्या तो हमें इंफॉर्मेशन याद करने में होती है जब हम ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे होते हैं। अब इसी में दूसरा जब हमने अलग से लिया, आपको याद होगा, भारतीय मार्क्सवादी पार्टी, ठीक। कारण तो पहले वाला, कारण तो यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, प्लस और कुछ कारण इसमें हमने ऐड कर लिए थे, ठीक। जैसे कैसे 25 के पहले क्षेत्रीय नेता थे, संगठन थे, एक दो बातें ऐसे करके हमने कारण इसमें और ऐड कर दी कि कम्युनिस्ट पार्टी की भारत में स्थापना क्यों हुई, ठीक। उसके बाद हमने 1925 से लेकर 1947 तक जो कम्युनिस्ट पार्टी का रोल रहा, जैसे 25 से 30, 30 से 36, 36 से 41, 41 से 45, 45 से 47, पहली बार में था कांग्रेस के साथ चलना है और अपने जनाधार का विस्तार किनके बीच में, श्रमिकों के बीच में, किसानों के बीच में, छात्रों के बीच में, है ना, ऐसे दृष्टिकोण था। फिर ये क्या होता था, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल एक संस्था थी जिसको कहते हैं कॉमिंटर्न, पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे मिलेगा आपको, प्रथम कॉमिंटर्न, सेकंड, तृतीय। इस समय जब हम बात करें तो तृतीय कॉमिंटर्न है इस समय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। दुनिया में जितने भी मार्क्सवादी हैं जहां जहां, उन सबके बीच कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा है कॉमिंटर्न, ठीक। चीन के मार्क्सवादी, रूस के मार्क्सवादी, फ्रांस, जर्मनी, तभी तो मार्क्सवादी मार्क्सवादी भाई भाई दुनिया में कहीं भी है। मार्क्स का ये विचार भी था। तो कॉमिंटर्न जो निर्देश देता था उसके अनुसार ये काम। कॉमिंटर्न में किसका प्रभाव था मेनली, तो समझो सबसे ज्यादा यूएसएसआर के नेता थे इसमें। क्या केवल यूएसएसआर के नेता थे, नहीं, जर्मनी के भी थे, फ्रांस के भी हो सकते हैं, ब्रिटेन के भी हो सकते हैं। मार्क्सवादी वैश्विक स्तर पे गरीबों की सरकार चाहते थे, श्रमिकों की सरकार चाहते थे, वैश्विक क्रांति की बात करते थे। तो उसने कहा कि भाई 1930 में अब कांग्रेस का रास्ता छोड़, अब काफी मजबूत है, महामंदी आ गई है। मार्क्स ने कभी कहा था जब महामंदी आएगी तो क्रांति का सही टाइम होगा। कॉमिटर ने बोला कि गुरु ने बहुत सही, 70-80 साल पहले गुरु ने प्रेडिक्ट कर दिया था। 1848-50 में मार्क्स ने कहा था महामंदी, पूंजीवादी व्यवस्था में मंदी, महामंदी, तेजी सब चलेगी। जब महामंदी आएगी तो क्रांति का वो बेहतरीन अवसर होगा। जब महामंदी आ गई 1929 से 32 के बीच में उसका इम्पैक्ट रहा। गुरु की बताई हुई रास्तों पे जितने भी मार्क्सवादी थे, फ्रांस, इटली, जर्मनी, भारत में ही नहीं, हर जगह मार्क्सवादी सक्रिय हो गए क्रांति करने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए, ठीक। हर जगह मार्क्सवादी सक्रिय हो गए अपनी सरकार बनाने के लिए, ठीक। तो भारत में भी कांग्रेस के साथ छोड़ दिया। तब जब एक जन आंदोलन चल रहा था, ये बड़ी बात हो गई, जन आंदोलन के बीच में नहीं हम संघर्ष करेंगे, तो उतना समर्थन नहीं मिला, सरकार ने इनको बैन कर दिया, ठीक। सरकार ने इनको बैन कर दिया। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, अभी इतनी ताकत नहीं, हमारी कांग्रेस के साथ चलना पड़ेगा। फिर ये लोग कांग्रेस, दत्त ब्रेडले थीसिस है और कांग्रेस के साथ चलने का निर्णय, संयुक्त मोर्चा बनाते हैं। और जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तो उसको कहते हैं साम्राज्यवादी युद्ध है, एकदम अंग्रेजों का जीना मुश्किल कर देना भारत में। याद होगा जब कांग्रेस सरकार से बातचीत कर रही तो सारे समाजवादी मार्क्सवादी कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं कि आंदोलन करो, ये भी
किसानों को इस बार टैक्स नहीं देना है, हड़ताल करना, एकदम काम करना मुश्किल कर देना है। पर जैसे ही हिटलर ने यूएसएसआर पर आक्रमण कर दिया, यूएसएसआर इनका चौधरी था, जैसे इनके मुखिया पे आक्रमण हुआ, फिर एकदम से मार्क्सवादियों ने रंग बदल लिया पूरी दुनिया में और भारत में भी कि नहीं, हम अंग्रेजों के साथ हैं। भारत जब एक बार फिर बड़े जन आंदोलन की तरफ बढ़ रहा था तो मार्क्सवादी अंग्रेजों के साथ हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी लोगों के जहन में, मतलब उस समय के कुछ लोग आपको आज भी जीवित मिल जाएंगे। बेशक उनकी यादें बच्चे, मतलब आप भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब आप ऐसे लगा लो 58 साल और 25 साल इधर आडवाणी जी ही हैं, अप्रोचिंग 100 है। एक लालकृष्ण आडवाणी जी ही अप्रोचिंग 100 है, उनको तो बहुत सारी बातें याद भी होंगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ लोग आपको मिल जाएंगे। अभी धर्मेंद्र जी जो एक भारतीय सिनेमा के हीरो रहे हैं, है ना, आपने देखा ही सोशल मीडिया क्या करता है ना। जो महिला पत्रकार थी सोशल मीडिया सुनते उसका भी चला दिया गया, मतलब बहुत वायरल हो गया, ये नहीं रही। ठीक है, इतनी जल्दी है खबर को ब्रेक करने की। तो पत्रकारिता की जो प्रशिक्षण था ना वो एकदम खत्म हो गया। अच्छी पढ़ाई होती थी, हमने 2 साल का पूरा एक कोर्स किया हुआ है डीयू में। ठीक है, और हमारे समय के बहुत अच्छे पत्रकार मित्र हैं सब, उनमें किसी को नहीं देखा इस तरह से अभी तक हमने, मतलब अच्छी पढ़ाई थी, अच्छी ट्रेनिंग थी, उसमें एथिक्स की बात थी, खबर किसको कहते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है, खबरें बनाई कैसे जाती हैं, है ना। ऐसे पार्ट टाइम खाली थे तो हमने एंगेजमेंट में एडमिशन ले लिया, तो चलो ये भी डिग्री एक रखते हैं अपने पास। ठीक है, और करते करते में आज तक में ज्वाइनिंग वाली बात आ गई थी कि भाई आप ट्रेनिंग शुरू होगा फिर आप चाहें तो कर सकते हैं। 2-4 बार देखता था कि सब लोग इंटरव्यू लेने जाते हैं तो मन में थोड़ा सा अहंकार भी रहता था उस समय बहुत। मैं वैसे भी आईएएस का मेंस इंटरव्यू दे रहा हूँ, अभी एक बार हो जाएगा हमारा, मैं इंटरव्यू लेने कहाँ जाऊंगा, लोग मेरा इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, थोड़ा अहंकार तो रहता है, उम्र के हिसाब से तो जचता भी है। ठीक है, अनुभव तो धीरे धीरे आता है, तभी तो अब बहुत सारी बातें आपको अनुभव वाली बताते हैं। मैं अपनी बारे में बता रहा हूँ, मन में क्या चला उस समय, किसी ने कहा कर लो, संपर्क थे थोड़े बहुत अच्छे आप। ठीक है, तो आप भी देखते हैं, मैं भी ऐसी कोई ब्रेकिंग खबर चला रहा था टीआरपी के लिए आज। उसी चैनल में रहता, कहाँ रहता पता नहीं। बीबीसी तो बहुत अच्छा लगता था, बीबीसी में भी बात हुई थी उस समय, जो पूरे एशिया के हेड थे और दिल्ली के उस समय कई लोगों से, मतलब ठीक है, जहाँ कुछ बौद्धिक काम, अखबार में मजा बहुत आता था, तो अखबार में पैसे नहीं मिलते थे। टेलीविजन चैनल में आपको बहुत मजा नहीं आएगा, अखबार में खबर होती है, विश्लेषण होता है, तो आप पढ़ें तो संतुष्टि मिलेगी बुद्धि जी में। अभी हम आते हैं तो मार्क्सवादियों ने फिर पाला बदल लिया, और आपको याद होगा 45 से 47 के बीच में मार्क्सवादियों ने पहले तो भारत के विभाजन का समर्थन किया, मुस्लिम लीग का साथ दिया, सच्ची आज़ादी नहीं, मतलब एक पूरा अप्रोच आपको समझ में आ गया। बट इस पूरे प्रोसेस में मार्क्सवादियों ने क्या किया, किसानों को, छात्रों को, श्रमिकों को, महिलाओं को जागरूक किया, थिएटर एसोसिएशन बनाया, सिनेमा एसोसिएशन बनाया, लेखक एसोसिएशन बनाया, अलग अलग फील्ड के लोगों को जागरूक किया गरीबों के बारे में कि भाई आपको कैसे, और इसके साथ साथ कांग्रेस पर भी समय समय पर दबाव बनाया। अब एक इंटरेस्टिंग घटना आपको मैं बताता हूं जो मैं पढ़ा चुका हूं। आप सभी को याद होगा कि 1930 में मार्क्सवादियों ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया, ठीक, और अलग संघर्ष शुरू कर दिया कि अब हम आजादी के लिए काम, कांग्रेस से भी भारत को बचाना और अंग्रेजों से भी भारत को बचाना, इनका ये था। कांग्रेस पैसे वालों की पार्टी, ठीक। जब इन्होंने नाता तोड़ लिया तो मंदी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और हड़ताल वगैरह भी बढ़ गए थे। तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने अपनी योजनाबद्ध तरीके से समझौता कर लिया। कराची अधिवेशन में जब आप देखेंगे, कहा गया कि भारी उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण होगा, ठीक, खनन परिवहन राज्य के अधीन होंगे। तो ये सारी पॉलिसी किसकी होती है, मार्क्सवादियों की होती है। तो कांग्रेस ने पहली बार घोषित तौर पे मार्क्सवादी समाजवादी नीति को अपना लिया
यदि हमारी व्यवस्था आएगी तो हम ये सब काम करेंगे। तो क्या किया कांग्रेस, जो मार्क्सवादी अलग हुए थे, हमने लिखा है तो श्रमिकों की भूमिका में उतार चढ़ाव दिखेगा आपको सविनय अवज्ञा में और भारत छोड़ो में, दोनों जगह मैंने लिखा है। उसका रीजन है कि दोनों बार मार्क्सवादी, एक बार तो कांग्रेस से अलग हो गए और मार्क्सवादी के प्रभाव में आकर श्रमिक हिंसा, जैसे शोलापुर में समानांतर सरकार बन गई थी, और भारत छोड़ो में तो सरकार के साथ चले गए, तो उनके संगठन भी सरकार के साथ थे, भागीदारी वहां भी गिर जाएगी। होगी भागीदारी, कांग्रेस का भी श्रमिक संगठन है, हर पॉलिटिकल पार्टी का, जैसे आज देखेंगे कांग्रेस है, भाजपा है, सबका किसान विंग है, छात्र विंग है, महिला विंग है, दलित विंग है, श्रमिक विंग है। हर पार्टी के अपने ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। कांग्रेस समर्थक जो नेता थे उनके कारण श्रमिकों की भागीदारी बद, चूंकि वामपंथी तो थे नहीं उसमें, गिर गई। अभी क्या हुआ, कांग्रेस ने पूरा इनका मेन एजेंडा ही उठा लिया कराची कांग्रेस में। ठीक, तो आप जिस चीज के लिए लड़ रहे थे कि भारत में हम ये काम करेंगे, कांग्रेस ने आपसे पहले ही, कांग्रेस का आधार बड़ा था, कांग्रेस ने कहा हम ही कर देंगे ये सब काम। ये भी कारण है कि मार्क्सवादी की जड़ें उतनी मजबूत नहीं हो पाई कि कांग्रेस ने तुरंत समाजवाद के रास्ते को, परिस्थितियों को समझ लिया। अब वामपंथियों की भूमिका तो हमने बता ही दिया आपको। अब इसकी जो सबसे बड़ी आलोचना हमने समझाई थी, हमने कहा था सुन लीजिएगा, आपको याद होगा लास्ट जाते जाते कॉमिंटन से निर्देश लेते हैं, मुख्य मुख्य अवसरों पर हट जाते हैं, ठीक है, दुविधा दुविधा के शिकार रह रहेंगे, फिर भी इनकी भूमिका तो है, ने कांग्रेस को प्रभावित किया और लोगों को जागरूक किया। तीसरी बात जो भी हम लोग थोड़ा बहुत लिखेंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये चल रहा है भारत में वामपंथ, ये कांग्रेस के भीतर पार्टी बनेगी। कब बनेगी? 1934 में। ये वाले कारण मौजूद हैं, जो पहले वाला परिस्थितियां अनुकूल हैं। अब इतना विलंब से बन रहा है, तो इन्होंने देखा कि जो बहुत सारे समाजवादी नेता हैं जिनको लग रहा है कि अंग्रेजों को निकालना ज्यादा जरूरी है और उसमें किसी भी तरह की दुविधा नहीं होनी चाहिए, ये मार्क्सवादी साथ चल भी रहे हैं और नहीं भी चल रहे हैं। उनको लगा कि नहीं, जरूरत है हमें, अंग्रेजों से प्राथमिकता होनी चाहिए, प्राथमिकता है अंग्रेजों को भारत से निकालना और सामाजिक आर्थिक न्याय। अंग्रेजों को निकालने में सबसे बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी, वो है कांग्रेस, को कमजोर नहीं होने देना है। और जो उसके सबसे बड़े नेता हैं उनके साथ चलना है। ठीक, ये ऐसा नहीं था, ये अपने एजेंडे पे चलते थे, कांग्रेस के साथ, क्लियर होगा। बट इनका भी क्लियर था, कांग्रेस को समाजवाद के रास्ते पे लाकर ही छोड़ना है। कांग्रेस पहले 31 में ही समाजवादी रास्ते अपना चुके, बट इनका ये था कि लाकर ही छोड़ना। और ये जो समाजवादी पार्टी बनी, ये कॉमिंटन के निर्देशों से नहीं चलते थे। सविनय अवज्ञा में भी इनकी भागीदारी है, भारत छोड़ो के तो नेता हीरो ही यही है। आज भी इसका अच्छा खासा जनाधार है, उस तरह का नहीं। देखो, अब आइडियोलॉजी जैसी कोई चीज, अब किसी नेता से पूछ लोगे आप समाजवादी पार्टी के हैं, पढ़े लिखे नेता भी हैं बहुत सारे ऐसे भी जो आपको समझा ही नहीं पाएंगे समाजवाद क्या है तो समाजवादी हो, नहीं समझा पाएंगे आपको कैसे कैसे क्या, क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ती उस तरह से जानने की। पार्टी है, संगठन है, विरासत है, चलो भैया मिल गया है विरासत में तो हम चला दे रहे हैं इसको, नहीं बता पाएंगे आपको। बट स्टिल हर लोकप्रिय समय पे ये साथ थे, सविनय अवज्ञा में साथ, व्यक्तिगत सत्याग्रह में थे, भारत छोड़ो में थे, आजाद हिंद फौज में ये हैं, हर जगह ये मौजूद थे। इनकी भूमिका क्या, जो इनकी भूमिका किसानों, छात्रों, श्रमिकों से, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, और क्या है, कांग्रेस को इन्होंने प्रभावित किया। इनकी अपनी पार्टी, ये भी कांग्रेस के मेंबर, ये भी, दोनों ने मिलकर के कांग्रेस की रणनीति को, ये इंटरलिंक समझना है जब भी उत्तर लिखना है, इनका प्रभाव। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कांग्रेस को कैसे बदला, सबसे मजबूत प्रभाव है। लड़ाई तो मुख्यतः
हिंसक और अहिंसक दो धारा, अहिंसक धारा में कांग्रेस है। तो जब भी उत्तर लिखेंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, या इसका उत्तर लिखें या इसका उत्तर लिखें। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही क्या हुआ, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद वाली टीम भी सक्रिय हो जाएगी। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद भी मार्क्सवाद समाजवाद के रास्ते पे चल निकले। रूसी क्रांति ने, आप देखोगे, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र को काफी बदला। मान लो ऐसा सवाल कभी घूम के आ गया, रूसी क्रांति ने कैसे चरित्र को बदल दिया। बाकी समाजवाद मार्क्सवाद के लिए जब हम लोग विश्व इतिहास में एक बार आएंगे ना, विश्व इतिहास वाली क्लास के साथ मॉडर्न इंडिया और जबरदस्त तरीके से आपकी पैक होगी, क्योंकि थोड़ा और खुल के बात हो जाएगी वहां पे समाजवाद पे मार्क्सवाद पे। बातें यही करूंगा वहां पे, इंतजार में नहीं रहना आपको कि वहां कुछ थोड़ा और उदाहरण बढ़ जाते हैं विश्व की घटनाओं की, है ना। इसलिए यहाँ पे भी जो बता दिया एग्जाम के लिए आपको वैसे यूज करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेंगे जो समझाया, और फिर इनके बारे में काम की बात। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दूसरा चरण भी हो जाएगा पहले के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। जहाँ पे भी फैक्चुअल डेवलपमेंट के लिए आप चाहेंगे तो नोट्स में बेसिक परिचय दिया हुआ है, बट जो एग्जाम में लिखना फिर वो एनालिसिस अभी 2025 में ही आया है, हम उसको अभी कवर कर लेते हैं। फिर से दे दें आप लोग। अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, देखिए पहला पॉइंट, कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस के भीतर 1934 में, 1934 में पार्टी के गठन का, पार्टी का गठन किया गया। निर्णय तो 33 में ही हो गया था, पार्टी का गठन किया गया। लिखें इसके प्रमुख नेता थे, इसके प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण जेपी, प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण कौमा, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया कौमा, अच्युत पटवर्धन, ए पटवर्धन कर लीजिए आप, ए पटवर्धन, नरेंद्र देव, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, कॉमा देकर लिखेंगे आप, मीनू मसानी, मीनू मसानी इत्यादि। अगला पॉइंट लिखें, इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता एवं सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करना, स्वतंत्रता एवं सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करना, सामाजिक आर्थिक न्याय। अब सामाजिक आर्थिक न्याय का मतलब देखो, मार्क्सवाद का मेन ही सामाजिक आर्थिक न्याय है। आर्थिक न्याय, किसानों को हर मुसीबत से बाहर निकालो, श्रमिकों को बाहर निकालो, गरीबों को बाहर निकालो,
कैसे निकालोगे तो उसके बारे में विचार होता है। सामाजिक न्याय, समाज में अलग अलग वर्ग नहीं होंगे, महिला और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, उच्च और निम्न वर्ग जैसे कोई वर्ग नहीं होंगे, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको स्वास्थ्य मिलेगा, सबको रोजगार मिलेंगे। ये सामाजिक न्याय है, आर्थिक और सामाजिक न्याय। पिछले क्लास में समझाया था, हमने कहा था रिकॉर्डिंग सुनिएगा आप लोग एक बार। हर बार ही मार्क्सवादियों का लक्ष्य सामाजिक आर्थिक न्याय, समाजवादियों का लक्ष्य, भगत सिंह का लक्ष्य, किसी का भी। जैसे एक बार आपको समझ में आ गया सामाजिक आर्थिक न्याय, कभी सवाल आए तो आप उसको बस बीस मत, सुभाष चंद्र बोस समाजवादी है, सामाजिक आर्थिक न्याय चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू भी समाजवादी हैं। मैं इनके आधार पे इन्होंने कुछ कहा या नहीं कहा 10-15 लाइन तो कभी भी लिख दूंगा। वो लिख के आपको नोट्स इसलिए दिया गया है ताकि दो चार वो बातें लिख दीजिए जो उन्होंने कहा एग्जैक्ट, वरना इसमें वो तो मार्क्स को मान ही रहे हैं, तो कहां समस्या है इसमें? कोई समस्या ही नहीं है इसमें। ये टॉपिक ऐसे थोड़ा थोड़ा विस्तार लगे, बट बहुत विस्तार नहीं है कॉन्सेप्ट के लेवल, कॉन्सेप्ट के लेवल पे बड़ी क्लैरिटी है इसकी। तो सामाजिक आर्थिक न्याय और स्वतंत्रता, अगला पॉइंट लिखें। इस पार्टी का मुख्य कार्यक्रम था मुख्य कार्यक्रम था कांग्रेस को समाजवाद के रास्ते पर ले चलना, समाजवाद के रास्ते पर ले चलना, कौमा, श्रमिकों, किसानों, छात्रों एवं महिलाओं को जागरूक करना, एवं महिलाओं को जागरूक करना, कौमा, कांग्रेस के द्वारा संचालित आंदोलन की रणनीति को अधिक उग्र बनाना, इत्यादि कर दीजिए आप। आपसे पूछे अब इसका प्रभाव क्या पड़ा कांग्रेस समाजवाद का, तो यहाँ वाला पॉइंट, रणनीति वाली पॉइंट, संगठन, नेहरू जी, सुभाष जी हैं, जब पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही है, संगठन में यही समाजवादी। नेहरू और सुभाष कभी भी इस पार्टी के मेंबर नहीं थे, बट विचारधारा पे सिमिलरिटी थी। रणनीति में क्या बदलाव आया, संविधान निर्माण में इनकी भूमिका है, आगे इनकी पॉलिसी में भूमिका, तो आप सेम कांग्रेस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ आप यूज कर लेना है यदि ऐसा कुछ पूछा जाए तो। ठीक, ये हो गया राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथ ने कैसे राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को बदल दिया। ठीक है, तीनों की जो भूमिका देखेंगे आप, तो इनके आने के बाद निश्चित तौर पे श्रमिकों, किसानों, ठीक है, जो दलित समाज के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जनजातीय समाज के लोग, इनके मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय आंदोलन में महत्व मिलना, ये कोई बात सच है। ठीक, इस विचारधारा ने सही मायनों में हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का जनवादीकरण। बस एक संयोग अच्छा था कि गांधी जी पहले से ही उन सब क्षेत्र में सक्रिय, ठीक है, इस विचारधारा ने दबाव बना दिया कांग्रेस पे कि आपको इस रास्ते पे चलना है, तो चलना पड़ा कांग्रेस को। इसी में हम लोग अब बात करेंगे, शीर्षक देते हैं आप, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दूसरा चरण। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दूसरा चरण।
कर दें आप 1924 से 1935। थोड़ा मैं आपको पहला चरण जो मैंने कराया था आपको मैं याद दिलाता हूं। प्रथम चरण हमने समझाया था आपको भारत में, जैसे बंगाल में अनुशीलन समिति, कुछ कुछ अखबार थे, मुजफ्फरपुर बम कांड था, हेमचंद्र कानूनगो थे, इस तरह की कुछ बातें आपको हमने घटनाक्रम लिखवाया नहीं था, समझाया था आपको हमने। लिखवाया तो कॉन्सेप्ट ही था आपको। ऐसे ही महाराष्ट्र में आपको याद होगा मित्र मेला, अभिनव भारत और नासिक मजिस्ट्रेट हत्याकांड या चाफेकर बंधुओं के द्वारा हत्या, ये सब क्रांतिकारी घटना है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद उन युवा राष्ट्रवादियों को कहा गया है जो राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रोत है और हिंसा के द्वारा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहिए। डेफिनेशन वही बता दिया था आपको हमने। ऐसे ही मद्रास की बात करें हम लोग, मद्रास में एक वंशी अय्यर का एग्जाम्पल आ जाता है, पंजाब में अजीत सिंह का एग्जाम्पल आ जाता है, दिल्ली में रास बिहारी बोस। वो जो लाल किला ब्लास्ट कांड हुआ है, बम बिल्कुल वहीं पे उसके नजदीक में ही वायसराय हार्डिंग को मारने की कोशिश, बिल्कुल उसी सड़क पे। ठीक है, वहां से सड़क जो दाहिने अंदर चांदनी चौक की तरफ जाती है उसी रोड पे मारने की कोशिश की गई थी, वहां से कुछ मीटर की दूरी पे वायसराय हार्डिंग को। ठीक है, 1912 में। तो रासबिहारी बोस हार्डिंग कांड जैसे आपका है, भाई बच गए थे, हाथी वाथी को बम मारा गया था, हाथी तो घायल हो ही गया था, हाथी भी बिदक जाता तो ले डूबता वो। ठीक है, तो दिल्ली था, ऐसे करके आपको हमने बताया था। उड़ीसा में एक बाघा जतीन है ना। भारत से बाहर ब्रिटेन में, पेरिस में और बर्लिन में, यहाँ पे श्यामजी कृष्ण वर्मा है, यहाँ वीका जी कामा है, यहाँ वीरेंद्र चट्टोपाध्याय। फिर आपका एक गदर आंदोलन हो जाता है इसमें, वो भी हमने लिखा दिया था आपको, गदर आंदोलन भी। इन सब घटनाक्रम को बताने के बाद जो लिखवाया था आपको, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद क्यों भारत में आया, नंबर 1 इस पॉइंट को हमने लिया था। नंबर 2, ठीक है, उसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, फिर उसका महत्व या योगदान क्या था। मेरे ख्याल में आपके पास कॉपी होनी चाहिए, मुझे लगता है ना। कॉपी देखिए कहाँ पे है आपका, ये होम रूल आंदोलन से पहले है। ठीक, एक बार रीडिंग कर लेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना? दिमाग में है ना सभी के, ये इंपॉर्टेंट दिमाग में रहना चाहिए। बट उनके पास कॉपी हो, 5 मिनट लगेगा, आप सब लोग जो भी दूर बैठे हुए हैं आप भी, भाई दे दीजिए, मैं ही पढ़ देता हूँ एक बार, किसी की राइटिंग में हो तो एक बार मैं ही पढ़ देता हूँ, है ना, आप पढ़ने से बच जाएंगे। तो हमने बताया था उदय के कारण, ठीक, उसमें 7-8 कारण बता रखे हैं हमने, उसकी जरूरत तो यहाँ है नहीं। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की विशेषताएं, स्वरूप, ऐसे करके 19वीं सदी के अंतिम दशक तक भारतीय राष्ट्रवाद लोकतांत्रिक तरीकों के साथ साथ हिंसात्मक तरीकों से भी अभिव्यक्त होने लगा था। क्रांतिकारियों को मुख्य लक्ष्य था हिंसा के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना, पहला फेज है। प्रमुख गतिविधियां थी गुप्त संस्थाओं की स्थापना, सरकारी हथियारों एवं खजानों को लूटना, अलोकप्रिय अधिकारियों को मारना, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से युवाओं को खींचना अपनी तरफ। क्या कर रहे थे क्रांतिकारी, तीसरी बात हो गई। चौथी बात थी निश्चित लक्ष्य, स्पष्ट कार्यक्रम और संघर्ष के, ये संगठित तरीके से काम कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखाया था इसमें, भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से आपको क्रांतिकारी गतिविधियों के उदाहरण, यानी अखिल भारतीय। नेक्स्ट हमने बताया था शहरों से मिलते हैं, यानी इसका स्वरूप शहरी था। इसका एक अंतर्राष्ट्रीय पक्ष भी अगला पॉइंट दिखाया है, जिसमें अलग अलग देशों को केंद्र बनाकर भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन, जैसे भी हमने बताया।
अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारियों एवं मार्क्सवादियों से सहयोग भी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे मैडम भिकाजी कामा है, हेमचंद्र कानूनगो हैं, है ना। गदर आंदोलन के दौरान ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रों से भी संपर्क स्थापित किया गया और एकजुट करने का प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय पक्ष में 3-4 पॉइंट बताए मैंने इसके। शहरी पृष्ठभूमि के शिक्षित युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं की भूमिका मुख्यतः अप्रत्यक्ष थी। कांग्रेस ने क्रांतिकारी आंदोलन को प्रत्यक्ष तौर पर समर्थन नहीं दिया, लेकिन लाल बाल पाल जैसे नेता इनके आदर्श थे। धार्मिक प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया, ऐसे करके बताया। अगला पॉइंट है संसाधनों की कमी, जनाधार की समस्या, और ये कमजोर पड़ गया, गिरावट के संकेत मिलते हैं। फिर भी इसने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित कैसे किया, तो फिर 8-10 पॉइंट बता रखे हैं हमें। यानी फिर एक बार तरीका क्या हो गया, आपका लक्ष्य क्या है, सामाजिक आधार क्या है, प्रसार, सेम मॉडल जो पहला फेज चला। अब 17 से 35 का पूरा डेवलपमेंट आपको पता है ना, 24 के बीच का, ठीक है। अब हम उस पर भी आएंगे, बताएंगे आपको, क्योंकि समझ बनने के बाद याद नहीं करना पड़ता है, कम याद करना पड़ता है, समझ जब फ्लो में बन जाता है तो, ठीक है। नहीं तो फिर वो रटने का तो नहीं हो पाएगा, रट करके। अधिकतम समझ से ही आपको लिखना है। आप हर जगह सोचिएगा ना कि 4-5 अच्छे पॉइंट्स में लिख दूं, हर चीज में अच्छे से प्रेजेंट कर दूं। कोई भी क्वेश्चन है, 4-5 अच्छे से पॉइंट में उसमें लिख दो। ये आदत बस डालिए थॉट के लेवल पे। जितनी कॉपी में भी है सारी बातें, चूंकि एक ही सोर्स है आपका समझा हुआ है, तो इसमें 60-70% बातें आपको याद रह सकती हैं एग्जाम तक जाते जाते, 100 भी हो सकता है। बट मैं मानता हूँ 60-70% बातें भी बहुत है, क्योंकि कुछ आपके मौलिक पॉइंट्स भी आएंगे वहां एग्जाम में, जो आपने भी पहले कभी नहीं सोचा होगा। अच्छा मैं ही हूं। प्रैक्टिस वगैरह जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर मौलिकता कूट कूट के भरी हुई है, बस वो भी बाहर आ नहीं पा रही है, या आपको लग नहीं रहा, अभी बेताब है भी आने को। जब धुआंधार राइटिंग करेंगे आप, जब बाहर निकल के आएगी, तब अपना पीठ खूब थपथपाएंगे आप। कोई जल्दीबाजी मत करिएगा, आपको जरूरत पड़े फिर रिकॉर्डिंग सुना करिएगा कैसे पढ़ा रहा हूं ना, हो तो फिर राष्ट्रीय आंदोलन पूरा एक बार सुन लीजिएगा फ्लो में। देखो महत्व में क्या बताया, अंग्रेजों को चुनौती देकर अपराजेयता संबंधी मिथक को कमजोर करने का काम। अंग्रेज कहते तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, तो इन्होंने डराना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव कि राष्ट्रीय नेताओं की बातों को सुने, ठीक। यह भी दबाव कि सम्मानजनक व्यवहार करिए आप लाल बाल पाल जैसे नेताओं के साथ, और उनकी मांगों को सुनिए। आप नहीं सुनेंगे तो फिर बम पिस्तौल चलेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय नेतृत्व पर भी दबाव कि उग्र तरीके से अंग्रेजों का विरोध, लाल बाल पाल पर भी दबाव, नरमदलियों पर भी दबाव, यदि तुम ठीक से आंदोलन नहीं करोगे तो हम चाहेंगे बम पिस्तौल के रास्ते। स्वदेशी आंदोलन के कमजोर होने के पश्चात राष्ट्रीय उत्साह को कहीं ना कहीं बूम की आवाज आती थी, देश में खबर आती थी कि भाई कुछ आज हुआ है, तो लोगों को लगता था कि हाँ है, अपने यहाँ भी वीर कमी नहीं है। युवाओं में जोश खूब भरते थे, ये इनकी गतिविधियां युवाओं को एकदम जोश से भरती थी। क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित आधारभूत ढांचा नेटवर्क निर्मित किया, जो आगे भी उपयोगी साबित हुआ। अभी जो ढांचा बना ना, ये अगले चरण में भी, दूसरे चरण में भी, तीसरे चरण में भी नेटवर्क बन गया ना। बम कैसे बनाए जाते हैं, हथियार कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लिया जाता है, किन क्रांतिकारियों से संपर्क कैसे स्थापित, पूरा नेटवर्क बन गया ना एक। उस पर काम करना है। भारत की आजादी की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केंद्र में, लंदन में भी हत्याकांड हो रहा है, गदर आंदोलन है। गदर आंदोलन ने अप्रवासी भारतीयों में क्रांतिकारी चेतना का प्रसार किया, ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रों से संपर्क स्थापित किया, और भारतीय क्रांतिकारियों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को मजबूत। इसका प्रभाव आगे की क्रांतिकारी गतिविधियों पर, अभी देखो ना, रासबिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, वो भी गदर वाले ही नेता थे। हमने कहा आगे पे दिखा इसका प्रभाव, आजाद हिंद फौज बहुत बढ़िया उदाहरण है इसका। 20वीं सदी के प्रथम 2 दशक में भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के, अच्छा एक क्वेश्चन है आपका, ये है आपका नेचर और उसका इंपॉर्टेंस, क्योंकि सेकेंड फेज में भी यही लिखना है आपको, बस पहले की तुलना में अंतर क्या है आपको ये समझना है।
इसलिए एक बार हमने इसको रीडिंग कर दिया ताकि अब थोड़ा पहले घटनाक्रम आपको बता देते हैं, है ना। जो प्रमुख घटनाएं हैं, ये पीटी पास करने के लिए सब पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रमुख घटना है उत्तर भारत में, आप समझ लो एक तरह से पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक, संयुक्त प्रांत तक। ठीक, इसमें एक संस्था है 1924 में बनी है, उसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। सचिंद्र सन्याल हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, ठीक है, ये सब प्रमुख नेता हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संस्था बन कहाँ रही है? कानपुर। ठीक, और संस्था के नाम में ही हिंदुस्तान रिपब्लिक, गणतंत्र के रास्ते पे ले जाएंगे हिंदुस्तान को। और इसकी सबसे बड़ी घटनाक्रम क्या था? 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती कांड। सरकारी पैसे के हथियारों को लूटा गया था काकोरी में। और फिर सरकार ने, इसमें कुछ एक दो लोग मारे भी गए थे, तो सरकार ने जो राष्ट्रवादी थे, जो क्रांतिकारी थे, जो जो पकड़ में आए उन पर मुकदमा चलाया। चंद्रशेखर आजाद पकड़ में नहीं आए थे, मुकदमा चला। इसी में अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी, 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी हुई, यानी वो शहीद हुए थे। थोड़ा इससे कमजोर हुआ, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ऐसे सुन लीजिए आप इसको, नोट्स में लिखा हुआ होगा। थोड़ा इससे ये कमजोर हुआ आंदोलन, लेकिन फिर क्रांतिकारी सक्रिय थे। यूपी मेन गढ़ बना हुआ था इस समय, और यूपी के ही जयदेव कपूर, ठीक है, शिव वर्मा, ये सब क्रांतिकारी थे जो पंजाब के कुछ क्रांतिकारियों से संपर्क में आते हैं। इसमें भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, भगवती चरण वोहरा हैं, ये सब फिर ये मिल जाते हैं। और मिल करके क्या करते हैं ये सब? 1928 में दिल्ली में एक संस्था बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक। संस्था के नाम में ही सोशलिस्ट लग गया, जो अभी इसके पहले मैंने बताया था। वामपंथ कैसे दिखा आपको? 1 2 3। पहले तो यही समझ में आ जाए कि इसको ऐसे पढ़ा जाता है, देखा जाता है, वरना घटनाक्रम तो कितनी बार पढ़ लेते हैं हम। यही बात समझ में नहीं आती कि इसको ऐसे देखना है, हमें कभी नजर दौड़ानी है इस तरह की। ठीक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और ये बहुत ऑर्गेनाइज संस्था थी। ठीक, संगठन की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को दी गई। ठीक, हथियार रणनीति वगैरह की जिम्मेदारी किसी दूसरे को दी गई। प्रचार की जिम्मेदारी भगत सिंह को दी गई, हथियार रणनीति वगैरह की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद को दी गई थी। ऐसे करके बहुत ऑर्गेनाइज काम बांट दिया गया इसमें। और फिर इनका कार्य क्षेत्र भी वही है, पूरा यूपी से लेकर पंजाब। ठीक, इनका कार्य क्षेत्र भी है यूपी से लेकर पंजाब। ठीक है, और जो बड़ी घटना है इन्होंने जो अंजाम दिया, उसमें एक है लाजपत राय जब विरोध कर रहे थे साइमन विरोधी आंदोलन में, और जिन पुलिस वालों ने उन पर लाठी चार्ज किया था, उनमें एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी, उसका नाम था सैंडर्स। 1928 में इन्होंने क्या किया? एक सैंडर्स हत्याकांड को अंजाम दिया। ठीक, ऐसे ही एक और बड़ी घटना है, हालांकि उस हत्याकांड के बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब, ठीक है, राजगुरु, सुखदेव, ये सब छिप गए, अंडरग्राउंड हो गए थे। भगत सिंह को लगा कि ऐसे छिप करके तो बड़ा बदलाव देश में नहीं आ सकता है। तो समाजवाद का जो इम्पैक्ट था उनके ऊपर आना शुरू हुआ। फिर अप्रैल 1929 में इन्होंने क्या किया? दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। 1919 के अधिनियम में हमने केंद्रीय विधानसभा बताया था। कार्रवाई चल रही है, बीच में खाली जगहों पे बम फेंका भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने।
बम समझ लो दीपावली जैसा जो फटाका होता है वैसा जैसा था, बस उसके साथ कागज के टुकड़े लगे हुए थे और उसमें था बहरों को सुनाना, सरकार को सुनाना। और खुद को इन्होंने गिरफ्तार कराया, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। फिर मुकदमा चला, मुकदमे के दौरान जब भी वो अपना पक्ष रखते थे, वो सारा पक्ष, चूंकि अब बहुत साहसी कार्रवाई हो गई है, आप विधानसभा में पहुंच गए और आपने हत्या करने के उद्देश्य से नहीं गए थे, वरना जब आप लो इंटेंसिटी का बम लेके चले गए तो हाई बम भी लेके चले जाते और आप उसको उड़ा देते। ठीक? मकसद था दुनिया का, देशवासियों को जागरूक करना, सरकार का ध्यान खींचना, दुनिया को बताना कि भारत में किस तरह से शासन चल रहा है। तो ये एक जबरदस्त स्टेप था, जबरदस्त योजना थी भगत सिंह की। इस घटना के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरित्र ही बदलने लगा एकदम। अंदर हत्याकांड में भी लोगों ने मान लिया आपने हत्या की है, बट यहां बम फेंक कर किसी की हत्या नहीं करना, खाली जगहों में बम फेंकना, कार्रवाई के अंदर कागज के टुकड़े के साथ और खुद को गिरफ्तार कराना, ठीक, तो ये बड़ी घटना थी, भगत सिंह का बड़ा निर्णय था। और मुकदमा चला, उन पर 2 मुकदमा चलेगा, सैंडर्स हत्याकांड का भी और बम कांड का। ठीक, इस पूरी घटनाक्रम में भगत सिंह ने अदालत का प्रचार के मंच के तौर पर उपयोग और जेल के दौरान भी सरकार पढ़ने वढ़ने की सुविधा उपलब्ध करा देती थी। अच्छा खासा भगत सिंह का उन्होंने अध्ययन किया पहले भी, उस बीच में युवा थे, 24 साल इनकी उम्र रही। ठीक है, और उस उम्र में, मतलब आप जिस उम्र में हैं उसी उम्र में थे ये, थोड़ा आपसे बड़े हुए होंगे अभी, आप तैयारी की शुरुआती स्टेज में ही आप ही कैसे, और इस तरह के साहसिक निर्णय लेना, अध्ययन करना। ठीक है, और बाद में गांधी इरविन पैक्ट मैंने जिक्र भी किया था, इनको फांसी की सजा दे दी गई। राष्ट्रीय नेताओं ने मांग की थी कि रुकिए, बट सरकार ने माना नहीं। एक डिबेट है, हम कितनी जरूरत होगी डिबेट भी आपको बताएंगे। तो 3 प्रमुख घटना, काकोरी ट्रेन डकैती कांड, सैंडर्स हत्याकांड और असेंबली बम कांड। 29 में एक और अटेम्प्ट लिया था चंद्रशेखर आजाद ने वायसराय इरविन को मारने का। ट्रेन की यात्रा पे थे, बम फेंका था, बच गए थे इरविन, बम फेंक दिया था उन्होंने, मतलब ठीक, जिस ट्रेन में थे बैठे हुए, बट बच गए थे इरविन। वायसराय को ही मारने का प्रयास। ठीक है, तो ये सब बड़ी घटना थी, बाद में धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा, सरकार दमन करेगी। ऐसे ही एक बड़ी घटना है, बंगाल से जुड़ी हुई है। बंगाल में क्रांतिकारी हैं सूर्य सेन, और इनके बड़ी संख्या में सहयोगी हैं। ठीक है, और बहुत सारी महिला क्रांतिकारी भी हैं, प्रीतिलता, कल्पना दत्ता। ठीक है, इससे बहुत संख्या में इनके और सहयोगी। ठीक, ये एक संस्था बनाते हैं, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। गांधीवादी थे, शिक्षक भी थे, असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था, और इसी संस्था ने चटगांव शस्त्रागार को लूटने का काम किया था। और इसी संस्था की 2 महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने एक यूरोपियन क्लब पर हमला बोला था, प्रीतिलता ने और कल्पना दत्ता ने। आगे चल करके बंगाल में और भी क्रांतिकारी गिरफ्तार होंगे, इन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। बंगाल में और भी क्रांतिकारी हैं, खासकर महिला क्रांतिकारी, बीना दास, शांति घोष, सुनीति चौधरी, इन सब ने भी अलग अलग अवसरों पर ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याएं की। जैसे शांति घोष, सुनीति चौधरी ने एक मजिस्ट्रेट को गोली मार दी, बीना दास ने एक दीक्षांत समारोह में गवर्नर को गोली मार दी। गवर्नर डिग्री देने वाले थे, इनको इन्होंने रिटर्न गिफ्ट में, ठीक है, गोली दी थी। ऐसे उजाला मजूमदार हैं, है ना। तो और क्रांतिकारी महिलाओं का जिक्र मिलेगा, एक महिलाओं की भूमिका करके दिया हुआ है, तो हमने छोटा सा एक वो भी सेक्शन लिया है, बट नोट्स का तो हम इस्तेमाल हम लोग करेंगे जब करेंगे। अभी मैं बोर्ड पे ही आपको पहले तैयार कर दूंगा कि किसी भी क्वेश्चन, किसी भी वर्ग को लिखा कैसे जाता है, उसकी नौबत आने ही नहीं देंगे हम।
ठीक है, चार्ट यहीं बना देंगे आपका, हम बस उस चार्ट को पकड़ना है, राइटिंग कैसे करनी है उसको बस ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो यहां आपको दिखेंगे ये सब प्रमुख गतिविधियां हैं सेकंड फेज की। इसमें भगत सिंह एक बड़े नाम है जिनकी अलग से चर्चा भी होती है, तो हम कुछ 5-7 बातों को उनके बारे में भी लिख लेंगे। अब पढ़ना लिखना क्या है, हमें लिखना हमें ये है कि दूसरे चरण में फिर क्यों तीव्रता आई क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में, यानी कारण, पहला कारण तो था ही, फिर कारण लिखेंगे 4-5 हम यहाँ पे हैं। और दूसरे चरण में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उसको भी हम पॉइंट, जब विशेषता लिखेंगे तो पहले चरण से ही तुलना होगी, क्या परिवर्तन हुआ क्रांतिकारी, जैसे गांधी जी के आने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन बदला 20 के दशक में, तो अब इसमें क्या बदलाव आ रहा है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में, उसी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे हम। इसलिए दोनों को ना कनेक्ट करके भी पढ़ा जाता है, पहले पहले को फिर दूसरा को, महत्व पहले जैसा ही रहेगा जो दिखाया था मैंने। ठीक है, तो पहला फेज ही आपको ठीक से पढ़ना है, काफी विस्तार उसको दे दिया गया था, है ना। अब आप दूसरे चरण में लिखें, अब आप कारण, ठीक, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का कारण लिख लें आप। लिखें, पहला पॉइंट लिखें आप कि सरकार की दमनकारी नीति से, सरकार की दमनकारी नीति से युवाओं में ठीक है, ठीक है, लिखेंगे आप, सरकार की दमनकारी नीति से युवाओं में आक्रोश बढ़ता गया, विशेषकर विशेषकर असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान आपको पहले चरण में भी हिंसा क्यों, क्योंकि सरकार की दमनकारी नीति, है ना। अगला पॉइंट लिखें आप, व्यापक जन आंदोलन के बावजूद व्यापक जन आंदोलन के बावजूद सरकार नीतियों में परिवर्तन को तैयार नहीं थी, अतः बड़ी संख्या में युवा, अतः बड़ी संख्या में युवा वैकल्पिक राजनीति के संदर्भ में सोचना प्रारंभ किया। वैकल्पिक राजनीति, हिंसात्मक राजनीति की ओर सोचना प्रारंभ किया। अगला पॉइंट लिखें आप, रूसी क्रांति की सफलता, रूसी क्रांति की सफलता सफलता न केवल सफलता न केवल
हिंसा के रास्ते पर चलने के लिए युवाओं को प्रेरित कर रही थी। हिंसा के रास्ते पर चलने के लिए युवाओं को प्रेरित कर रही थी। बल्कि उत्साहित भी। उत्साहित भी। अगला पॉइंट लिखें आप। क्रांतिकारी गतिविधियों का ढांचा पहले से ही मौजूद था। और इनका एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क था। इनका एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क था। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क था। ठीक है। जो पहले चरण का ढांचा था वो तो बचा हुआ है ढांचा ना, उसका अपना एक नेटवर्क है, एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है उसका, क्रांतिकारियों का, है ना। मतलब ऐसा नहीं पहले चरण में तो सब कुछ बनाना था आपको, इनके पास ऑलरेडी एक बेस मौजूद था। एक और पॉइंट लिख लें आप। देखिए सचिंद्र सन्याल के बंदी जीवन, सचिंद्र सन्याल का बंदी जीवन नामक पुस्तक ने भी, बंदी जीवन नामक पुस्तक ने भी पुस्तक ने भी नामक पुस्तक ने भी क्रांतिकारियों को क्रांतिकारियों को जो लिखा ना, आप यहां लिख लेंगे आप युवाओं को, युवाओं को क्रांति के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। क्रांति के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। ठीक है। तो पहले फेज का कारण क्या था, तो वैसे दूसरे फेज में, पहले फेज में थोड़ा डिक्लाइन हो गया था, फिर से एक बार गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। अब आप लिखें विशेषताएं या स्वरूप। दूसरे चरण में लिखें आप विशेषताएं या स्वरूप। ठीक है। विशेषताएं या स्वरूप एक्सप्लेन कीजिए इसको, आप लिखें आप इसको। पहला पॉइंट लिखें कि पूर्ववर्ती चरण के तरह ही इस चरण में भी क्रांतिकारियों का लक्ष्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। लक्ष्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना तथा भारत में गणतंत्र एवं सामाजिक आर्थिक न्याय की दिशा में कार्य करना।
बगल में लिख देंगे आप ब्रैकेट में भगत सिंह या HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। भगत सिंह या HSRA। इसे बताने के लिए अंग्रेजों को भारत से निकालना है, पहले भी है अब भी है। अब अंतर क्या है, अब ये साफ साफ कह रहे हैं भारत में गणतंत्र लाना है हमें और सामाजिक आर्थिक न्याय की दिशा में हमें कार्य। ठीक, अगला पॉइंट लिखें आप। लिखें कि इस चरण में भी प्रमुख गतिविधियां प्रारंभिक चरण की तरह ही थी। प्रारंभिक चरण की तरह ही थी, जैसे अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या, अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या, सरकारी खजाने एवं शस्त्रागार को लूटना, सरकारी खजाने एवं शस्त्रागार को लूटना, सरकारी खजाने एवं शस्त्रागार को लूटना, कौमा गुप्त संस्थाओं की स्थापना, गुप्त संस्थाओं की स्थापना इत्यादि। ठीक? जैसा पहले चरण में था वैसा सेम गतिविधि इस समय है। अगला पॉइंट लिखें, हालांकि अधिक से अधिक युवाओं को क्रांति के रास्ते पर ले आने के लिए भगत सिंह भगत सिंह एवं उनके सहयोगियों ने कुछ साहसिक निर्णय भी लिए। भगत सिंह उनके सहयोगियों ने कुछ साहसिक निर्णय भी लिए। देखिए आप, जैसे साहसिक निर्णय भी लिए, इसमें आप लिखें जैसे, लिखें कि केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना, ब्रैकेट में लिखेंगे आप हत्या के उद्देश्य से नहीं, हत्या के उद्देश्य से नहीं। इसी में लिखेंगे आप कि स्वयं को गिरफ्तार कराना और अदालत का प्रचार के मंच के तौर पर उपयोग करना। अदालत का प्रचार के मंच के तौर पर उपयोग करना। ठीक है, प्रचार के मंच के तौर पर उपयोग करना। ठीक? अगला पॉइंट लिखें,
भगत सिंह एवं उनके सहयोगियों पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव था। अतः वे क्रांति को व्यापक अर्थों में देख रहे थे। व्यापक अर्थों में देख रहे थे, अर्थात क्रांति केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से प्राप्त नहीं होगी, राजनीतिक स्वतंत्रता से प्राप्त नहीं होगी, बल्कि सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए भी कार्य करना होगा। कार्य करना होगा। अगला पॉइंट लिखें। देखिए, धर्म को लेकर भी, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, धर्म को लेकर भी एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। देखें, राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, और सांप्रदायिकता के कठोर आलोचक भी थे। सांप्रदायिकता के कठोर आलोचक भी थे। सांप्रदायिकता के कठोर आलोचक भी थे। ठीक, तो यहाँ फर्स्ट पेज में युवाओं का धर्म के प्रति जुड़ाव था। लिखेंगे आप इस चरण में, इसी में लिखेंगे, इस चरण में क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित युवा धार्मिक प्रतीकों का उपयोग उपयोग यदा कदा ही कर रहे थे। अगला पॉइंट लिखें, भगत सिंह ने श्रमिकों एवं छात्रों को संगठित करने के लिए अलग अलग संस्थाओं की भी स्थापना की। जैसे भारत नौजवान सभा है, लाहौर छात्र संघ है ना, ये सब संस्थाएं भगत सिंह ने बनाई थी। अगला पॉइंट लिखें,
इस चरण में भी क्रांतिकारी गतिविधियां संगठित थी। ठीक है, इस चरण में भी क्रांतिकारी गतिविधियां संगठित थी। अगला पॉइंट लिखें, गतिविधियों का प्रसार अखिल भारतीय स्तर पर दिखा। और मार्क्सवादी विचारधारा के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारियों से भी वैचारिक व्यवहारिक संपर्क बना रहा। क्रांतिकारियों से भी वैचारिक व्यवहारिक संपर्क बना रहा। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे आप। हालांकि इस चरण में भी क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र शहर ही थे। मुख्य केंद्र शहर ही थे। शहर ही थे। फिर भी बंगाल एवं कुछ अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण भारत में भी इसका प्रसार देखा। एक और लिखेंगे आप, सामाजिक आधार के दृष्टिकोण से देखें सामाजिक आधार के दृष्टिकोण से देखें तो सर्वाधिक भागीदारी शिक्षित युवाओं की थी। हालांकि पहले की तुलना में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी बढ़ी। भागीदारी दिखी तथा प्रत्यक्ष गतिविधियों में महिलाओं की अधिक सक्रियता दिखी। ठीक है, अधिक सक्रियता दिखी। ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, दोनों बंगाल में। जो लास्ट का पॉइंट हमने लिखा है ना, दोनों बंगाल में दिखेगा आपको। अधिक सक्रियता दिखी, जैसे बीना दास, शांति घोष, सुनीति चौधरी, उजाला मजुमदार, कल्पना दत्ता, प्रीति लत्ता, ये सब बंगाल में सक्रिय हैं महिला क्रांतिकारी। और सब विकेट फेल कोई नहीं हो रहा है, विकेट निकल रहा है। ठीक है, थर्ड अंपायर के पास भी नहीं जा रहा बॉल, सीधे एकदम, जैसे गवर्नर हैं, मजिस्ट्रेट हैं। असल में कोई उम्मीद नहीं करते थे कि ये बम फेंकेंगे या गोली चलाएंगे। सबसे बड़ी बात ये थी इसमें, ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि महिलाएं, एक छवि बनी हुई ना कि भाई ऐसा काम नहीं करेंगे वो।
बंगाल में सक्रियता ज्यादा देखी थी आपको। भगत सिंह वाले ग्रुप में भी एक दुर्गा देवी थी, दुर्गा भाभी कहते थे क्रांतिकारी उनको सम्मान से, भगवती चरण बोहरा की वाइफ थी वो, है ना। उनकी भी एक अच्छी भूमिका, सक्रिय भूमिका रही है। सामाजिक आधार में अगला पॉइंट लिखें आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप। देखिए पहले चरण की तुलना में इस चरण में आम लोगों ने क्रांतिकारियों के प्रति संवेदनाओं को खुलकर अभिव्यक्त किया। जैसे जैसे जतिन दास की शव यात्रा में, जतिन दास की शव यात्रा में लाखों की संख्या में लोगों का शामिल होना, संख्या में लोगों का शामिल होना, और भगत सिंह की मृत्यु के पश्चात देशवासियों का आक्रोश के रूप में, ये एग्जाम्पल है कि पहले में लोग डर जाते थे, अभी इस बार डरे नहीं हैं। एक जतिन दास थे, वो भी लाहौर जेल में ही थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं क्रांतिकारी आतंकवादी नहीं हूं, मैं राष्ट्र के लिए लड़ने वाला, हमारा पॉलिटिकल गोल है, और आप मुझे राजनीतिक बंदी माने, न कि क्रांतिकारी या आतंकवादी माने। इस बात के लिए उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु। उनकी शव यात्रा में कहा जाता है 4 से 5 लाख लोग उस समय शामिल हुए अंतिम शव यात्रा। तो इतने लोगों ने उनको शहादत श्रद्धांजलि दी। भगत सिंह का जब शहादत हुआ तो पूरे देश में, युवाओं में, लोगों में आक्रोश दिखा, और पूरे पंजाब और ये सब दिल्ली हरियाणा में तो बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था, मतलब लोगों के द्वारा। तो आप एक अंतर देखोगे पहले चरण की तुलना में, महिलाओं की सक्रियता, मुस्लिम नवयुवकों की भागीदारी, आम लोगों के द्वारा खुलकर समर्थन को अभिव्यक्त करना, संवेदनाओं को अभिव्यक्त करना। हम जब भी पढ़ते हैं ना जैसे पहला चरण, तो अब क्या विकास हुआ, क्या चेंजेस आए इस चरण में, इस तरह की बातें हमें नोटिस करनी होती हैं। कभी पूछ देगा ना आपसे कि भाई 20वीं सदी के प्रथम 3 दशक में, प्रथम 4 दशक में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के चरित्र, यानी पहला चरण भी पूछा आपसे, दूसरा चरण भी पूछा आपसे। दूसरे चरण में भगत सिंह चूंकि सबसे बड़े नाम है आज के समय में, तो उनके बारे में जितनी महत्वपूर्ण बातें वो सब शामिल तो इसमें वैसे ही कर ले रहा हूं मैं। तो उनके ऊपर जो भी बातचीत करनी होगी तो हम तो लिखने की स्थिति में आ ही जाएंगे हम। भगत सिंह ना विचारों को बड़ा महत्व दिया करते थे। भाई जब तक वैचारिक मंथन नहीं होगा तब तक क्रांति को सही दिशा नहीं मिलेगी। कहते थे क्रांति की तलवार पर धार, क्रांति की तलवार पर धार विचारों के पत्थर पर रगड़ने से तीव्र होती है, तेज होती है। और कहते थे कि भाई भारत की आज़ादी से और क्रांति से इतनी मोहब्बत हो गई है कि वो इश्क लिखना भी चाहते थे तो कलम इनकलाब लिख देती थी। उनके बारे में कहीं हमने पढ़ा है कि वो लिखना भी चाहते थे तो इनकलाब। अक्सर ये लोग गीत गुनगुनाते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में।
ये गीत भी गाते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये गीत भी गुनगुनाते थे। अदालत में जब भी आते थे ये या इनके सहयोगी तो इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इनकलाब यानी क्रांति जिंदाबाद, साम्राज्यवाद यानी शोषण मुर्दाबाद। इन नारों के साथ प्रवेश करते थे, परिवर्तन की मांग करते थे। तो भगत सिंह का मतलब सेकेंड फेज में जैसे अब देखोगे अब आप कि ऐसा क्यों हुआ, तो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन बदल रहा था ना, कांग्रेस बदल रहा है, ठीक, मार्क्सवादी पार्टी आ गई है भारत में, समाजवादी हैं, तो क्रांतिकारियों पे क्यों प्रभाव नहीं होगा, महिलाओं पे क्यों नहीं होगा, किसानों में, हर जगह समाजवाद जाएगा। यह बदलाव वैश्विक और राष्ट्रीय जो बदलाव हो रहे हैं उसका हिस्सा था। वैश्विक स्तर पे जोश है समाजवाद को लेकर, मार्क्सवाद को लेकर, ठीक है। तो कभी आप सोचेंगे इसी समय क्यों, तो वही जो पीछे बैकग्राउंड हमने समझाया आपको। तो इनकी किताब भी है, मैं नास्तिक क्यों हूं, छोटी सी पुस्तिका है। और वैचारिक सेंस में भी कि रणनीति को लेकर के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। गांधी जी ने जब वायसराय इरविन को मारने की कोशिश की गई, गांधी जी उसके पहले निरंतर समझा रहे थे अपने लेखों के माध्यम से युवाओं को कि हिंसा का रास्ता छोड़िए। उसके बावजूद जब हत्या की कोशिश की गई तो गांधी जी ने कहा ठीक है, हम लोग अब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव तो पास करेंगे, लेकिन पहले निंदा प्रस्ताव पारित होगा हिंसा के अगेंस्ट में, लाहौर अधिवेशन में। गांधी जी जिद पे अड़ गए और निंदा प्रस्ताव 100-200 मतों से ही पारित हो पाया। गांधी जी को लगा था कि पूरा कांग्रेस इधर आ जाएगा, है ना, जो भी 1500-2000 वहां मेंबर आए होंगे, महज 100-200 प्रस्तावों से ही पारित हो पाया था, वरना वो प्रस्ताव गिर जाता। गांधी जी भी कहा जाता चौंक गए कि कांग्रेस के भीतर भी इतने लोग हैं जो इस कृत्य का समर्थन। चंद्रशेखर आजाद ने जो बम फेंका था उसको लेकर गांधी जी ने यह बात कही थी कि भाई निंदा प्रस्ताव पारित होगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद गांधी जी ने एक लेख लिखा, कल्ट ऑफ बम, ठीक है। जैसे बम की जो राजनीति है, जो भक्ति है, ये कैसे नुकसान पहुंचाएगा देश को, समाज को। तो उसी लेख के जवाब में भगत सिंह ने आग्रह किया था भगवती चरण वोहरा से और चंद्रशेखर आजाद ने, इसका जवाब देना है। उन्होंने अपनी बातें बताई जवाब कैसे देना है। फिर एक किताब आई, फिलॉसफी ऑफ द बम, बम का दर्शन, यानी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद वैचारिक मंथन के दौर से भी अहिंसक जो तरीका है और हिंसक तरीका, दोनों में कौन बेहतर और क्यों बेहतर है, एक वैचारिक विमर्श भी चल रहा है राष्ट्रवाद में, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड फेज में आपको लक्ष्य वगैरह में कई जगह परिवर्तन आपको दिख जाएंगे जो मैंने आपको दिखाया है। लास्ट पॉइंट लिखे आप, ठीक है, कि सरकार की दमनकारी नीति, संसाधनों की कमी, संसाधनों की कमी एवं जन समर्थन के अभाव में लिखें कि अभाव में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दूसरा चरण भी कमजोर हुआ। फिर भी इसने राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक तौर पर प्रभावित किया।
अब जैसे प्रभावित किया तो हमने क्या बताया, राष्ट्रीय नेताओं को, सरकार को, युवाओं को, जो पीछे हमने पहले चरण का लिखा है। अब उस समय की घटना को देखिए आप, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, गांधी जी कह रहे हैं जब तक करोगे आंदोलन तब तक चलेगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो रहा है। ठीक है, मार्क्सवादियों का दबाव है, तो क्या क्रांतिकारियों का दबाव, उनका भी दबाव है। कराची अधिवेशन में जब आप मार्क्सवादी प्रस्ताव लेकर आ रहे तो क्या भगत सिंह के प्रभाव को नहीं माने? उसको हम बिल्कुल मानेंगे उसको। ठीक है, किसानों को कर न देने के लिए कहा जा रहा है, 11 सूत्री मांग में और कराची अधिवेशन में श्रमिकों के मुद्दे को उठाए जा रहे हैं। तो कभी कैसे उस समय प्रभावित किया, तो आप उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। प्रभावित होने का मतलब सरकार पे और बाकी जो अहिंसक आंदोलन का स्वरूप कैसे उग्र हुआ। एक ही बात जिसको पूछे उसी को, समाजवादियों ने प्रभावित तो तुमने प्रभावित किया, मार्क्सवादियों ने कहा भाई आपने किया, क्रांतिकारियों ने तो भाई आपने किया। कांग्रेस का चरित्र बदल गया तो लास्ट में वही बता, सेम बात बतानी है आपको। दृष्टिकोण रखना है आपको, बस बात कहने का। इसको बार बार लिख करके कुछ होने वाला नहीं है इसमें कि हाँ ये हुआ ये हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूं कि उस समय 30 से 35 के बीच में क्या बदलाव हुआ। तो जो बदलाव हुआ उसको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दूसरा चरण है। भगत सिंह को लेकर के एक विवाद भी चलता है, उसकी बात भी 1-2 मिनट कर लेंगे हम, बट पहले फिर रिपीट कर दूं आपको। भगत सिंह के लिए क्रांति का अर्थ व्यापक है, राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक आर्थिक न्याय। ठीक, भगत सिंह के लिए क्रांति का मतलब केवल व्यक्तिगत वीरता नहीं है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है, कुछ और समझा रहा हूं। व्यक्तिगत वीरता नहीं है, ठीक है, बल्कि सामाजिक आर्थिक न्याय को, लक्ष्य को प्राप्त करना ही क्रांति है उनके लिए। उनसे पूछा गया फिर आप हत्या में क्यों विश्वास करते हैं? उन्होंने कहा कि कभी कभी मजबूरी हो जाती है कि हमें जवाब देना पड़ता है। लाजपत राय लाखों देशवासियों के चहेते नेता हैं, और पुलिस जब बर्बर व्यवहार करेगी तो देश का युवा चुप नहीं बैठेगा। कभी कभी इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि पहले जो शहीद हुए हैं उनके सम्मान की परंपरा भी बनी रहनी चाहिए। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि लोगों के जागरूकता से ही बड़ा बदलाव आएगा। युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा परिवर्तन के लिए। ये सब बताता है कि कैसे मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्स धर्म को अफीम कहता था, ये भी कहते थे। धर्म कैसे गरीबों को गरीब बनाए रखने में मदद। धर्म किसी का हो तो निजी विश्वास आपका होगा, सार्वजनिक जीवन में उसके लिए कोई जगह नहीं। राज्य का तो कोई धर्म होना ही नहीं चाहिए। कैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को मार्क्सवाद के आधार पर न्यायोचित ठहरा रहे हैं, और उसके पीछे एक पूरा वैचारिक आधार तैयार कर रहे हैं बम के दर्शन के माध्यम से। केवल युवा नहीं बल्कि श्रमिकों को भी संगठित करना होगा हमें इसके लिए। आप देखेंगे जितनी बातें बताई, पूरे चरित्र को पे मार्क्सवाद का प्रभाव और एक बदलाव आपको दिखेगा। ठीक है, तो दूसरा चरण है। कभी पूछेगा आपसे कि 1920 के दशक में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में आपको किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं? पहला आपको पता है, दूसरा आपके सामने है, जो जो परिवर्तन का पॉइंट होगा। भगत सिंह है तो सब परिवर्तन ही। अभी 2025 में भी भगत सिंह पे एक शॉर्ट टिप्पणी आई थी क्रिटिकली एग्जाम में, आप देखिएगा घर पे जाकर के। 2025 में आपको रास्ता मिल जाएगा उसका भी। सिंपल सा एक सवाल आया था उसके बारे में, जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, आगे भी कभी आ सकता है किसी पे भी। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, चंद्रशेखर आजाद पे भी यही पॉइंट है, पूरी सिंह पे भी यही पॉइंट आपको लिखना है। जब हम नेचर पढ़ते हैं तो सबको मिला के पढ़ते हैं ना, किसी एक व्यक्ति, भगत सिंह चूंकि वैचारिक रूप से सबसे बड़े नाम है, इसलिए उनके बारे में पढ़ना। एक कंट्रोवर्सी उठती है कि क्या गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचाया जा सकता था?
एग्जाम में कभी ऐसा सवाल नहीं पूछेगा आपसे, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है। ऐसे जानने के लिए मैं बता दूं आपको, सोचने के लिए कि जैसे गांधी जी का अपना एक तरीका है, वैसे भगत सिंह जी का अपना एक तरीका है, और अपने तरीकों को लेके इतने प्रतिबद्ध है कि उस पर तमाम लेख और किताबें उनकी आ रही हैं। रूसी क्रांति से और मार्क्सवाद से बहुत प्रभावित है। गांधी जी में उनका अपना गांधीवाद है, मानवतावाद है, ये सब है, उनकी अपनी विचारधारा है। जब व्यक्ति किसी विचार से प्रभावित होता है तो चलता है, वो बदलाव भी होते हैं विचारधारा में। जैसे जयप्रकाश नारायण विशुद्ध मार्क्सवादी थे, फिर समाजवादी हुए और फिर गांधीवादी हुए। तो भगत सिंह, पहली बात तो आप एक अंतर देखोगे। दूसरा, जैसे कहा जाता है कि भाई गांधी जी चाहते तो सजा माफ हो सकती थी। मेरा तर्क ये होता है हमेशा कि गांधी जी फिर इतना ही महत्वपूर्ण काम तो था ये, बट गांधी जी भारत को ये आजाद क्यों नहीं करवा देते जो केवल सजा माफ करवाते। मेरा तर्क, मेरे मन में ये सवाल आता है कि गांधी जी हस्ती थे बहुत बड़ी, बट इतनी बड़ी हस्ती थे कि वो जो चाहते होता तो आजादी ही दिलवा देते, सजा वैसे ही माफ हो जाती। मेरा मानना है कि हम गांधी जी भूमिका को बहुत बढ़ा चढ़ा कर आंकते हैं। एक कानून का शासन है, और अदालत में भगत सिंह ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने हत्या की है। ठीक है, और उस या तो आजीवन कारावास है या मृत्युदंड की सजा है उसमें। भगत सिंह को कोई बचा सकता था इसमें, तो सबसे पहले वो भगत सिंह खुद थे या फिर अंग्रेज थे। अब वो आदमी इस जिद पे है कि हमारी शहादत के बाद देश में क्रांति होगी। जो हमारे राष्ट्रवादी हैं भगत सिंह, वो इस जिद पे हैं कि शहादत के बाद देश में क्रांति होगी। एक जुनून है उनके ऊपर। नियम था, सजा माफ की जा सकती थी, सजा कम की जा सकती थी, बट उसमें गांधी जी से ज्यादा बड़ी भूमिका भगत सिंह की थी या उनके परिवार की थी, गांधी जी की भी थी। ठीक, तो हमने इसलिए आपको बताया कि गांधी जी का इतना बड़ा कद होता तो भाई करवा लेते सजा माफ। हम बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं उनकी भूमिका को, ऐसा नहीं है। गांधी जी क्या कर सकते थे, इतना कर सकते थे कि हम सरकार से बातचीत नहीं करेंगे, गांधी इम्पैक्ट नहीं करेंगे। यदि वो प्रेशर काम कर जाता तो काम कर जाता। गांधी जी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते थे वहां। ठीक है, तो क्या गांधी जी को ऐसा करना चाहिए था? एक इमोशनल आंसर होगा कि हाँ करना चाहिए था, एक रैशनल आंसर होगा कि आपको गांधी जी को समझना पड़ेगा उसके लिए। फिर राष्ट्रीय आंदोलन की लेकर सोच क्या थी, कैसे चल रहे थे वो। भावनात्मक उत्तर, हाँ करना चाहिए था। तार्किक उत्तर, यदि तर्क भी कहता है कि गांधी जी आंदोलन कैसे चलाते थे, क्या इसके पहले प्रयास नहीं किया। तो गांधी जी जो कर सकते थे इतना कर सकते थे, ब्रिटिश सरकार से बातचीत नहीं करते, बस इससे ज्यादा उनकी, हम, मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पे हैसियत थी। और इमोशनली मुझे भी लगता है बातचीत नहीं करते, बट जब मैं उनकी जगह रख के देखता हूँ, क्योंकि जो उनके तौर तरीके हमने अध्ययन किए हैं आंदोलन को लेकर के, तो मुझे लगता है करोड़ों लोगों को नेतृत्व कर रहे हैं वो। पिछले 8-9 साल से योजना बना रहे हैं कि सही समय आएगा तो हम आंदोलन करेंगे, सही दाव चलेंगे, सरकार को झुकाएंगे हम। उनका अपना एक तौर तरीका था गांधीवादी, और उस आंदोलन में बातचीत वो मेथड था उनका। उनको लगा पहली बार सरकार झुक रही है, बराबरी के स्तर पे बात कर रही है, ये मौका हाथ से जाने ना दें हम। अहिंसक लड़ाई लंबी लड़ाई थी, वो जानते थे इस बात को। तो गांधी जी बातचीत नहीं कर सकते थे, बस इतना ही उनके हाथ में था। मेरी समझ में इससे ज्यादा उनके पास कुछ भी नहीं था। रही बात सजा माफ करने को लेकर के, तो मालवीय जी प्रयासरत थे, और भगत सिंह के पिताजी ने भी इस तरह की एक अर्जी लगाई थी। और जब भगत सिंह के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया तो भगत सिंह ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, ये कहते हुए अपने पिता को, आप मेरे जैविक पिता हैं, बायोलॉजिकल पिता हैं।
राष्ट्र को लेकर हमारा और आपका दृष्टिकोण अलग है। जो व्यक्ति अपने पिता के नहीं सुन रहे हैं, उस समय गांधी जी राष्ट्रपिता भी नहीं हुए थे। ठीक है। जो व्यक्ति अपने पिता की भी नहीं सुन रहे, उनको लगता था मेरे शहीद होने से, जो गिरफ्तारी देने के बाद आप समझो अखबार की सुर्खियों में हमेशा रहते थे भगत सिंह। मास मूवमेंट में आप चर्चा में हैं तो बहुत जरूरी होता है कि आप चर्चा में। उनको लगता था इसमें युवाओं की, श्रमिकों की बड़ी भूमिका होगी, और जितना विलंब हो रहा है मुकदमा में उतना ही बेहतर था। मतलब जब तक सजा नहीं मिल रही है तो लोगों को एड्रेस करने का उन्हें मौका। और ये सच है कि आज भी जो उनकी लोकप्रियता है भगत सिंह की, जो उनका आकलन था उस समय, और उस समय भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण बहुत उग्र था और हिंसक था। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसमें समाजवादियों का इम्पैक्ट है, भगत सिंह का इम्पैक्ट है। गांधी जी तो हरिजन उत्थान कार्यक्रम में लग गए थे उसके बाद, आंदोलन का आह्वान करके। उन्हें पता था चीजें आप, है ना, नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, लोग अलग अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं उसकी। ठीक है। तो कभी भी बहस हो ना, तो आप गांधी जी क्या कर सकते थे, गांधी इरविन पैक्ट नहीं कर सकते थे। और क्या कर सकते थे, भगत सिंह की रिहाई के लिए वो आंदोलन बहुत ज्यादा से ज्यादा आप 2 बार कर सकते थे। भावनाएं बार बार यही कहती कर सकते थे, क्योंकि भगत सिंह की उम्र नहीं थी, परिपक्व थे बहुत, मतलब बौद्धिक थे, परिपक्व नहीं थे बहुत, बुद्धिजीवी थे वो। परिपक्व नहीं कहने का मतलब मैं कोई अनादर नहीं कर रहा हूं उनका, कि जैसे 48 साल में उनकी क्या भूमिका होती, 70 साल में क्या समाज को दे रहे होते, हम उस सेंस में कह रहे हैं। आज होते तो समाज में क्या क्या कंट्रीब्यूट करते। तात्कालिक तौर पे था उनका जुनून कि कैसे कितनी जल्दी भारत को आजादी। ठीक है, बस मेरा ये सेंस था परिपक्व नहीं कहने का उनको, ये नहीं कि परिपक्व नहीं है। ठीक है, तो कितनी जल्दी, जबकि वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, इतने सुलझे हुए व्यक्ति किस किस स्तर पर राष्ट्र को सेवा देते हैं, समाज निर्माण में योगदान देते हैं। ठीक है, जिस तरह की उनकी लोकप्रियता थी, आकर्षण था। ठीक है, तो वो एक बड़ी क्षति है। उस हिसाब से उनकी उम्र नहीं थी। अंग्रेज चाहते तो सजा माफ कर सकते थे, संवेदनाएं तो थी लोगों की। अंग्रेज वामपंथी विचारधारा को पसंद ही नहीं करते थे। क्यों? उनके शोषण में बहुत बड़ा बाधक था। हिंसा की बात करते हैं और पूंजीवाद को बिखारने के बाद। मेरा अंतर्मन कहता है हमेशा कि यदि वामपंथ इसी तरह के विचार वो मार्क्सवाद के समर्थन में नहीं होता तो शायद अंग्रेज आजीवन कारावास में सजा को बदल सकते थे। वामपंथी कोई भी हो, यदि साबित हो गया तो कठोर से कठोर सजा। युवाओं के बीच उनका क्रेज बढ़ता जा रहा था, देशवासियों में। ठीक है, तो वो बड़ी चुनौती बन सकते थे फ्यूचर में अंग्रेजों के लिए भारत में। मुझे लगता है इसमें अंग्रेजों की ज्यादा मर्जी थी। भगत सिंह का तो अपना दृष्टिकोण था, अपने समझ के हिसाब से थे। मैं अपनी सोच के आधार पर कर रहा हूं, अंग्रेज ज्यादा जल्दी चाहते थे कि अब सजा मिले। तभी तो डेट मुकर्रर जो किया गया उससे पहले ही सजा, और रात के अंधेरे में फांसी दी गई। ठीक है, तो कभी भी जैसे तर्क करिएगा तुरंत भावनाओं के रूप में, उत्तर तो क्लियर है, उसमें कोई विवाद नहीं। और जब तर्क करेंगे अब गांधी जी क्या कर सकते थे क्या नहीं, भगत सिंह, सरकार का पक्ष जो मैंने रखा, सरकार क्यों चाहती थी, इतने विवाद में सरकार का पक्ष कहीं नहीं मिलेगा आपको। सरकार मार्क्सवादियों को बहुत बड़े खतरे के तौर पे देखती थी। ठीक है, तो ऐसे देखिएगा भगत सिंह के बारे में। अभी हम लोग 43 तक तो पहुंच ही गए थे, सांप्रदायिकता वगैरह पे बात हो गई है। अब हमने कांग्रेस में वामपंथ को देख लिया, मार्क्सवादी पार्टी देख लिया, समाजवादी पार्टी की बात कर ली, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दूसरा चरण मैंने बता दिया आपको। समाजवादी पार्टी और मार्क्सवादियों में 2-3 मौलिक अंतर थे, 4, हमेशा ध्यान रखिएगा, उत्तर लिखने में यही सब काम आता है। हमने पहले भी बताया है, एक, कॉमिंटर्न से वो निर्देश नहीं लेते थे।
कॉमिंटर्न से निर्देश ये लेते थे। एक ये आजादी की लड़ाई में कांग्रेस को सबसे महत्वपूर्ण पार्टी मानते थे, ये नहीं मानते थे। ये गांधी को सबसे बड़े नेता मानते थे, ये नहीं मानते थे। ठीक। और ये कांग्रेस के सभी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाए अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के कारण। सविनय अवज्ञा भी मिस कर गए और भारत छोड़ो भी सरकार के साथ चले गए। मिस करना तो एक बात होगी। ठीक। तो अंतर था। अब इनका क्या था, ये खुलेआम वर्ग संघर्ष की बात ये भी करते थे, बट गांधी जी को चूंकि नेता मानते थे और हिंसा का समर्थन नहीं करते थे, ये लोग भी गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते थे। सैद्धांतिक तौर पे वर्ग संघर्ष में ये भी बिलीव करते थे, ये भी बिलीव करते थे, लेकिन गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अहिंसा की एक नई व्याख्या की। सड़कों को नुकसान पहुंचाना, रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाना, पुलिस स्टेशन को जलाना, पोस्ट ऑफिस को जलाना, यानी हम लोगों की हत्या नहीं कर रहे हैं, सरकार का काम करना मुश्किल कर रहे हैं। जेपी वगैरह ने कहा ये हिंसा थोड़ी है, हम मार थोड़ी रहे किसी को हम। तो ये अंतर आपको दिखेंगे दोनों में। ठीक। ये अंतर आपको दिखेंगे। आगे चलकर क्या होगा, हालांकि इसमें ज्यादा पार्टी नहीं बनेगी आपको आजादी के बाद, एक ही पार्टी रहेगी इसमें, बट ये धीरे धीरे कई पार्टियों में विभक्त हो जाएगी, ये विभाजित हो जाएंगे। और जब सरकार बनी थी तो जेपी को भी आमंत्रित किया था मंत्री बनने के लिए नेहरू जी ने। जेपी ने कहा था यदि मैं मंत्री बन जाऊंगा तो विपक्ष में कौन बैठेगा। सरकार पे अंकुश लगाने के लिए विपक्ष में बैठना भी बहुत जरूरी है। समाजवादियों को लेकर कहा था कि भाई कौन बैठेगा जब हम लोग भी शामिल हो जाएंगे आपके साथ। तो जब आप पढ़ेंगे आगे कि देश बना कैसे और आज की राजनीति को देखेंगे आप, जिन लोगों ने देश बनाया क्या इसी दिन के लिए देश बनाया था। मतलब सिद्धांत को छोड़ देना, केवल स्वार्थ को महत्व देना, ये नहीं कि जो नेता है वो मतलब सिद्धांतों की राजनीति अब नहीं है, त्याग की राजनीति अब नहीं है। पूरी भारत की पूरी बुनियाद त्याग पे, बलिदान पे निर्मित है। अब केवल स्वार्थ पे है। भारत बना है त्याग, बलिदान, सिद्धांत, विचारधाराओं से। आजादी की लड़ाई की सबक है और आज की राजनीति इन सब चीजों को भूल चुकी है। कभी आप देखेंगे, ठीक से अप्लाई करके देखेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने जो चार शब्द कहा वो क्या कहा, इन सब के बारे में बता रहा हूं। आज किसी भी नेता को उठा के देखेंगे आप, अच्छे लोग मिलेंगे अभी भी राजनीति में, ऐसा नहीं है। किस्मत वाली बात, जैसे अब हमारे जो विधायक हैं, मतलब मैं जहां से बिलोंग, उनको देखा है हमेशा समाज सेवा करते हुए, पार्टी चाहे कोई भी हो। ठीक है, उनकी सक्रियता देखी है हमारे अपने विधायक की। ऐसे लोग दिखते हैं अभी भी राजनीति में जो हाँ सच में समाज सेवा हर जरूरत में काम आते हैं। हालांकि राजनीति में समाज सेवा में लोग सक्रिय हैं अब आज के डेट में, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमने कहा ना त्याग, बलिदान, विचारधारा, ये सब गायब दिखेगा। गांधी जी कहते थे राष्ट्र निर्माण के लिए कोई पद नहीं चाहिए, समाज सुधार के लिए आपको दायित्व लीजिए और लग जाइए आप, किसी ने रोका थोड़ी है आपको। आज जो बड़े बड़े एनजीओ इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं, कैसे कर जाते हैं, कोई विधायक सांसद मंत्री थोड़ी है। कोई काम करना चाहे तो अवसर की कमी नहीं है। ठीक, तो गांधी जी उसमें थे कि पद के बिना भी बहुत कुछ हम बदल सकते हैं। तो एक चलते चलते मैंने जानबूझ के अंतर बता दिया ताकि ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक। अब अगला टॉपिक है, हम लोग ब्रिटिश, देखिए आप शीर्षक देते हैं, थोड़ा बहुत एक आधा पेज छोड़ दीजिएगा आप अपने लिए, एक पेज छोड़ दीजिएगा, कुछ कुछ लिखना हो ये सब तो वहीं पे लिख लीजिएगा। दो पेज छोड़ लीजिए एटलीस्ट, है ना। ठीक।
जैसे जो जो समझाता हूं ना बीच में, वही साथ ही के साथ देखो टॉपिक यहीं का है, यही लिख दोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, अंतर साफ साफ दिखेगा। योगदान बहुत इजी है लिखना किसी का भी, भूमिका बहुत इजी है लिखना किसी का भी। अब अंतर में हो जाता है ना, क्यों इनका स्टैंड ऐसा था, क्यों इनका ऐसा था। लेकिन आप ब्रिटिश शासन काल में किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन, अभी हम लोग क्या करेंगे, किसान श्रमिक जनजाति है, मतलब अब ये चलेगा हमारा लॉर्ड जो है, ब्रिटिश शासन काल में किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन। पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप, है ना। ठीक है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। ठीक है, इसकी जो बेसिक जानकारी है आपको नोट्स में, जो पहला फेज दिया था नोट्स का उसमें भी है, और जो अभी दिया गया सिलेबस में जैसे जैसे दिया गया वैसे वैसे नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दिया गया। थोड़ा पकड़ बनाने के लिए मैं आपको बताऊं, पूरे ब्रिटिश काल में हमें 3 हिस्सों में बांट कर पढ़ना। जो प्रथम चरण है आपका, वो नागरिक विद्रोह का पार्ट है। तो जो विशेषता मैंने बताई है ना आपको, नागरिक विद्रोह की विशेषता मैंने आपको लिखाई है नोट्स में, देखिएगा 57 के विद्रोह से पहले। ठीक है, उस विशेषता को दोबारा आपको पढ़ना है। ठीक है, एक बार उस विशेषता को दोबारा आपको पढ़ना है, हमने क्या क्या बताया नागरिक विद्रोह विशेषता के तौर पे। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा एक बार, लेकिन आप एक बार रीडिंग करिएगा पहले फर्स्ट फेज। जैसे मैं अभी रिपीट करके थोड़ा समझा ही देता हूं आपको कि मान लो पहला फेज है तो लक्ष्य है पुरानी व्यवस्था की स्थापना। कोई भी विद्रोह हो रहा है उसमें लक्ष्य है पुरानी व्यवस्था की स्थापना। दूसरे फेज में लक्ष्य क्या होगा, पुरानी व्यवस्था की स्थापना नहीं, शोषण से मुक्ति। ठीक, पहले फेज में है हिंसक, दूसरे फेज में हम क्या देखेंगे जब पढ़ेंगे हम लोग, तो ये होगा हिंसक प्लस अहिंसक। पहले फेज में बुद्धिजीवियों का कोई समर्थन नहीं, दूसरे फेज में बुद्धिजीवियों का समर्थन दिखेगा। पहले फेज में संगठन जैसी चीज, तो जैसे आप विशेषता पढ़ लेंगे नागरिक विद्रोह, नागरिक विद्रोह की परिभाषा मैंने क्या लिखाई है, उन विद्रोहों को कहते हैं जिसमें समाज के एक से अधिक वर्ग भाग लेते हैं, जैसे किसान हैं, कारीगर हैं, सैनिक हैं, कोई भी शासक है। शुरू में जितना सन्यासी विद्रोह उसमें किसानों की भागीदारी है, फरेजी विद्रोह, फकीर विद्रोह, जो भी विद्रोह हो रहे हैं, पाइक विद्रोह, हर विद्रोह में किसानों की भागीदारी। तो पहले फेज में तो आपको अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं है, पहला फेज वही जो नागरिक विद्रोह है। लेकिन पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जब हम सेकेंड फेज पढ़ेंगे हम, तो पहले फेज से तुलना होती है कि अब क्या चेंज हुआ किसान विद्रोह के स्वरूप। और जब तीसरा फेज पढ़ेंगे तो हम गांधीवादी और मार्क्सवादी जो धर्रे सामने आएंगे। कुछ स्पेसिफिक आंदोलन वगैरह विद्रोह, जैसे नील विद्रोह लिखा हुआ है,
पवना या दक्कन लिखा हुआ है, मोपला सिलेबस में लिखा हुआ है, वो हम वैसे ही कवर कर लेंगे जैसे उसमें लिखा हुआ है, लेकिन चलना हमें फेज वाइज ही होता है उत्तर लिखने के लिए। ठीक, सेकेंड फेज में जब हम आएंगे, हम 3 बड़े विद्रोह हैं, नील विद्रोह, पवना विद्रोह और दक्कन उपद्रव। आपको क्या करना है, तीनों का घटनाक्रम मैं भी एक बार बता दूंगा आपको। घटनाक्रम एक बार आप देखिएगा, नोट्स में आपको पहले वाले वॉल्यूम में मिल जाएगा कहीं पे। नील जो सिलेबस में होगा, तीनों शायद नहीं है तो जो होगा आपको मिल जाएगा, ऐसे रीडिंग कर लेनी है आपको एक, या कहीं से भी। विपिन चंद्रा वाली जो किताब है ना, वो एक किताब स्वतंत्रता संघर्ष है, उसमें शुरू में भी उसमें 3 चैप्टर हैं किसान आंदोलन पे। एक शुरू में है, एक मध्य में है और एक लास्ट में है। चैप्टर तो देख लीजिएगा, उसमें हेडलाइन में आ जाएगा उसका, सॉरी जो विषय सूची लिखी रहती है ना, उसमें मिल जाएगा आपको। 157 के विद्रोह के जस्ट बाद ही है मुझे लग रहा है। ठीक है, पहला तो शायद चैप्टर नंबर मेरे ख्याल में 3 ही होगा, हमको लगता है पहला। ठीक है, दूसरा लगभग मुझे लग रहा है 250 से 300 पेज के आसपास बीच में कहीं है। ठीक है, मतलब जितना ध्यान आ रहा है मुझे, है ना, एक बाद में आपको दिखेगा तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया। कहानी वहां से पढ़ेंगे तो आप एक रीडिंग करनी है कहानी की, आपको काम की बात मैं लिखाऊंगा जो एग्जाम में लिखना है। ठीक, नोट्स भी दे रखा है, उसमें भी कहानी है। और तीसरा जब फेज हम लोग आएंगे तो 2 रास्ते होंगे इसके, एक होंगे गांधीवादी या कांग्रेस, और एक हो जाएगा आपका मार्क्सवादी। 2 रास्ते इसके हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए चंपारण, खेड़ा, बारदौली, ये क्षेत्रीय मुद्दे हैं, कांग्रेस के द्वारा चलाया गया, जो हमने पढ़ा। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर कैसे किसानों के मुद्दे को उठाया, हमने इसको भी देखा। ऐसे ही जैसे तेभागा, तेलंगाना, पुनः वायलार, ये सब मार्क्सवादी है। बकास्त मूवमेंट है बिहार में, ये सब मार्क्सवादी मूवमेंट है किसान। ठीक, तो दोनों की विशेषता भी आ जाएगी, दोनों में अंतर भी। सब मार्क्सवाद का मतलब तो समझ में आ गया आपको। जहां जहां मैं मार्क्सवाद यूज करूंगा, वर्ग संघर्ष है, वो सामाजिक आर्थिक न्याय पे बल दे रहा है, वो हिंसा के रास्ते पे। वो अब गांधी जी जमींदारों और किसानों के बीच सहयोग की बात कर रहे हैं, पूंजीपतियों श्रमिकों में सहयोग की बात, ये यहाँ टकराव की बात कर रहे हैं, संघर्ष की बात। तो यही बेसिक अंतर काम आता है लिखने में। ठीक, प्लस यहां पे राष्ट्रीय चेतना नहीं, यहां पे राष्ट्रीय चेतना से युक्त आंदोलन होगा, संगठन होगा, उपनिवेशवाद की समझ होगी। जब हम तीनों फेज पढ़ेंगे तो देखेंगे किसानों का स्वरूप कैसे बदलता चला गया 200 वर्षों। ठीक है, छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, नागरिक विद्रोह की विशेषता पढ़ लेनी है। अपने नोट्स में से आप या तो इसको पढ़ लीजिएगा, आपको तीसरा फेज पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, या फिर विपिन चंद्रा की किताब से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बस यही होमवर्क है। क्लास छूट गई थी क्या बच्चों की आज? रिकॉर्डेड फॉर्म में चल रही है, चल रही है आपकी क्लास? नोट्स क्यों नहीं मिला आपको? नोट्स तो सबको मिला है। शुरू का कुछ लाइन छूट गया है, एक बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा ना, ऐसे मुझे ध्यान नहीं रहता है। अच्छा, अपलोड नहीं हुई है, मैं अभी करवा लेता हूँ, हो जाएगा। वंदना, आप एक बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, अभी मैं करवा देता हूँ थोड़ी देर में। वो तो जाना चाहिए था, है ना, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में क्लास रुक गई थी, 3 मिनट नहीं है रिकॉर्डिंग में, मैं समझा रहा था, डोंट वरी। पहला 15 मिनट तो हमने समझाया है केवल, रोज रोज क्लास रुक जाती है अमीशा, ये लगता है बोरिंग रोड की स्टूडेंट लग रही है मुझे, है। सर क्लास रुक गई थी वंदना, रिकॉर्डिंग में भी नहीं है सर। देखो मैंने कुछ बोला है, और क्या बोला है मुझे भी अभी याद नहीं है। मैं समझाया हूं ना। अच्छा हाँ,
पूरा मार्क्सवादी पिछले क्लास का रिवीजन करा रहा था मैं। आप चिंता मत करिएगा, पहला 10-12 मिनट केवल रिवीजन कराया है मैंने। कह तो दिया आपको, रिकॉर्डिंग की चिंता मत करिए ना आप। नोट्स अपलोड अभी करवा देता हूं मैं, ठीक है। बीच लाइन में कहां रुक गई थी? बीच लाइन में अब तुम एग्जैक्ट लिख के वाक्य ऐसा करना ना, कल क्लास में लिख के मुझे बता देना तुम। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का पॉइंट नंबर 3 हमने क्या बोला? रिकॉर्डिंग में भी साउंड नहीं आती, मैं नोट करा के उस लिखा रहा था, मैं ऐसे नहीं पकड़ पाऊंगा, ठीक है। आप एक बार लिख के दे दीजिएगा मुझे, टाइप करके प्रॉपर कौन सा पॉइंट है पिछले बार। हाँ, इस पार्टी का मुख्य कार्यक्रम कांग्रेस को, हाँ रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाना। इस पार्टी का मुख्य कार्यक्रम कांग्रेस को समाजवाद के रास्ते पर ले चल, ये आगे, ठीक है, ले चलना तथा सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए कार्य करना, बस इतना ही था, ठीक है। क्या था? अच्छा ठीक है, वही बात है, सामाजिक आर्थिक। हाँ, मैं पढ़ दे रहा हूं। मुख्य कार्यक्रम था कांग्रेस को समाजवाद के रास्ते पे ले चलना, श्रमिकों, किसानों, छात्रों एवं महिलाओं को जागरूक करना, कांग्रेस के द्वारा संचालित आंदोलन की रणनीति को अधिक उग्र बनाना। नहीं, कमेंट बंद नहीं करता हूं, डिवीजन के कारण मैं रोक देता हूं, ठीक है। समाजवादी पार्टी वाला बता दिया मैंने, है ना कन्नू। फिर भी कोई रह जाएगा तो मैं कल एक बार, आप जैसे लिख के दिया ना वैसे लिख के बताइएगा मुझे आप। होता क्या है कि मैं जो पढ़ाता हूं तो प्लानिंग तो करके आता हूं, बट किसके बाद क्या लिखाना ये प्लानिंग नहीं होती, टॉपिक की प्लानिंग होती है मेरी। लिखाता मैं यहीं पे फ्रेम करके हूं, तो मुझे ये याद नहीं रहता कि मैंने उस लाइन में क्या लिखा है। उस समय पूरी तरह से टॉपिक में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बातों को कनेक्ट करने समझाने पे लगे रहते हैं आप, ठीक है। हाँ, कार्यक्रम वाला पॉइंट तो बोल दिया मैंने अभी। सत्यम कह रहे हैं कमेंट नॉर्मल देखते रहा करिए आप, नोट्स अभी मिल जाएगा आप लोगों को, है ना। एक बार शुरू में ठीक से कॉपी पढ़ दीजिएगा, कल पढ़ दूंगा मैं श्योर। चलिए, थैंक यू।